हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अभिनव साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, हमारी जो क्लास है वो एक बड़े लंबे अंतराल के बाद आज हो रही है। हम लोग 12th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे बच्चों, ठीक है। और चैप्टर नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने पढ़ लिया था कुलाब बल के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत, और उस पर आधारित हमने दो न्यूमेरिकल भी सोल्व किए थे। आज की क्लास में हम इसी सिद्धांत पर आधारित आपकी एनसीईआरटी की जो बुक्स है उसके दो एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल 1.6 और एग्जाम्पल 1.7, उनको सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले थोड़ा सा बच्चों में कुलाब बल का जो अध्यारोपण का सिद्धांत है वो क्या था आपको बता देता हूं, ठीक है। तो बच्चों वो क्या था, तो वो पहली बात कि मान लीजिए कि आपको बच्चों एक ग्रुप ऑफ चार्जेस है, यानी आवेशों का आपके पास एक समूह है ना, और उसके कारण आपको किसी एक चार्ज पर नेट फोर्स चाहिए, है ना। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि नेट फोर्स आपको किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो बच्चों इसका आंसर है कि जो ग्रुप ऑफ चार्जेस आपके पास है उसमें प्रत्येक चार्ज के कारण उस दिए गए चार्ज पर आप अलग अलग बल निकाल लो, ठीक है बच्चों। मान लीजिए ग्रुप ऑफ चार्जेस में आपके पास 4 चार्ज है, तो दिए गए चार्ज पर पहला भी अपना फोर्स लगाएगा, उसको F1 बोल दिया, दूसरा भी लगाएगा उसको F2 बोल दो, तीसरे वाला जो लगाएगा उसको F3 बोल दो, चौथे वाला लगाएगा उसको आप क्या बोल दो, F4। तो बोलो बच्चों दिए गए चार्ज पर कितने फोर्स काम करेंगे, तो आंसर है 4 फोर्स काम करेंगे। पहला F1, दूसरा F2, तीसरा F3 और चौथा F4, ठीक है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि उसपे नेट फोर्स कितना लगेगा, तो आंसर है नेट फोर्स लगेगा अलग अलग जो बल लगाए गए उस पे, है ना, उन सबके सदिश योग के बराबर। यही आपका क्या है, कूलॉम बल के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है। तो बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आपकी जो एनसीईआरटी की बुक्स है उसके हम बच्चों एग्जाम्पल को सोल्व करते हैं, एग्जाम्पल 1.6 और एग्जाम्पल 1.7, ठीक है। हम यहां सोल्व करेंगे पहले एग्जाम्पल 1.7, एग्जाम्पल 1.7, और इसका सॉल्यूशन देखिए बच्चों। इसमें आपको क्या दिया गया है, इसमें आपको दिया गया है कि आपके पास एक समबाहु त्रिभुज है ना। तो देख लो आपके पास ABC समबाहु त्रिभुज है, इसका जो साइड है वो आपका L है, ओके। अब कहता है कि इसके शीर्षों पर जो आवेश रखे हुए हैं, पहला रखा हुआ है Q, ये रहा, दूसरा आपका रखा हुआ है Q, ये रहा, तीसरा आपका रखा हुआ है -Q, देखो ये रहा। तो कहता है कि प्रत्येक आवेश पर कितना बल लग रहा है, प्रत्येक आवेश पर, यानी आपको A पर लगने वाला बल भी चाहिए, है ना, आपको B पर लगने वाला बल भी चाहिए, और आपको C पर लगने वाला बल भी चाहिए। ये आपका सवाल है, ठीक है। तो वो तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा, मैं डायग्राम बना लेता हूं। देखिए समबाहु त्रिभुज बना लेता हूं, ये लो जी, समबाहु त्रिभुज बना दिया। ये देखो बच्चों समबाहु त्रिभुज बना दिया, इसको बोला मैंने A, इसको मैंने बोला B, और इसको मैंने बोला मेरे बच्चों C। यहां जो चार्ज रखा है उसको क्या बोलूं, Q, यहां जो चार्ज है उसको क्या बोलूं, Q, और यहां जो चार्ज है उसको मैंने क्या बोलूं, -Q, ठीक है। अब देखो बच्चों आपको तो A पर भी नेट फोर्स चाहिए, आपको तो B पर भी चाहिए, आपको तो C पर भी चाहिए। तो पहले A पे निकाल ले भाई, किस पे निकाल ले, A पर, ठीक है। तो बच्चों ऐसे लिख लो, आप पहले A पे निकालो, या पहले B पे निकालो, या C पे निकालो, प्रत्येक पे आपको बल चाहिए। तो आप लिख दोगे A पर नेट बल ज्ञात करना, A पर नेट बल ज्ञात करना, किस पर मेरे बच्चों, A पर, किस पर, A पर, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, जो ये A वाला चार्ज है ना, इसके अलावा जो आपको ये सिस्टम दिया हुआ है इसमें कितने और चार्ज है, तो मेरे भाई साहब दिख रहा है 2 और चार्ज है, एक तो B पर बैठा है और एक C पर बैठा है। तो बच्चों ये तो कूलॉम बल के अध्यारोपण के सिद्धांत से सोल्व होने वाला सवाल बन गया। ग्रुप ऑफ चार्जेस में बच्चों 2 चार्ज आ गए, एक तो जो B पर बैठा है और एक जो C पर बैठा है। A पर आपको नेट फोर्स चाहिए, तो मेरे भाई कैसे निकालोगे, तो आप लोग क्या काम करोगे, B A पर जो बल लगाएगा उसको निकाल लोगे। तो पहला बल तो कौन लगाएगा, B, किस पर लगाएगा, A पर, ठीक है। उसको आपने कैलकुलेट कर लिया, उसको F1 बोल देंगे मेरे भाई। इसके बाद आप देखो दूसरा फोर्स है वो कौन लगाएगा, C लगाएगा, किस पर बच्चों, A पर, उसको क्या बोल दोगे, उसको बोल दोगे मेरे भाई F2।
तो बोलो ए पर कितने फोर्स आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे भाई, है ना। अब नेट फोर्स चाहिए, तो नेट फोर्स क्या होगा बच्चों, दोनों का वेक्टर सम कर देंगे, सदिश योग कर देंगे, नेट फोर्स आ जाएगा। बड़ा सिंपल है, चलो लिखते हैं। ठीक है, तो मैं यहां ऐसा लिख रहा हूं, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज, इसको मेरे बच्चों में F1 लिख देता हूं। ठीक है, तो भाई बी ए पर कितना बल लगाएगा, आपके पास तो कूलाम का नियम है भाई के दोनों आवेशों का गुणनफल, ये कितना है मेरे भाई Q और ये कितना है Q, Q को Q से गुणा करेगा, क्या आएगा Q स्क्वायर बट्टे में बीच की दूरी का वर्ग। तो मेरे भाई चार्ज जो B है ना, उससे चार्ज A जो है वो L दूरी पर बैठा है, L दूरी पर बैठा है, तो ये क्या करेगा L स्क्वायर, और इसको भाई क्या बोल देंगे 1। अब ये वाला जो फोर्स है वो लगेगा बी ए की दिशा में, है ना। सहजाती आवेश है भाई दोनों, बोलो बच्चों एक जैसे है ना, बी भी पॉजिटिव है और ए भी पॉजिटिव है ना, तो बोलो प्रतिकर्षण होगा ना, तो बी बोलो ए को धक्का मारेगा ना, तो बी ए की दिशा में लगेगा। तो इस वाले फोर्स को ए पे दिखाना है, तो बच्चों देखो आप ए के ऊपर ये वाला तीर बना दोगे, ये वाला तीर बना दोगे, है ना। ये जो मैंने तीर बनाया ये क्या बताता है भाई, ये बताता है ए पर फोर्स को, है ना। जो कौन लगा रहा है, बी लगा रहा है। चलो बी का आपने ए पर फोर्स निकाल दिया, ठीक है। अब बोलो कौन रह गया भाई, अब देखो सी रह गया, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे बच्चों फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी इज F2 इज इक्वल टू के, ये रहा मेरे भाई सी और ये रहा देखो आपका ए, ये आपका क्या है सी और ये बोलो बच्चों आपका क्या है ए। सी पर कितना बैठा है माइनस क्यू, तो माइनस क्यू जो है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है क्यू, और ए पर जो बैठा है वो भी कितना है क्यू, तो दोनों आवेशों का गुणनफल आएगा, तो क्यू गुणा क्यू बोलो क्या आएगा क्यू स्क्वायर। बीच की दूरी कितनी है सी और ए, बीच की दूरी कितनी है एल, तो इसका क्या कर दोगे स्क्वायर, और इसको क्या बोल दोगे बच्चों 2 नंबर बोल दोगे। और ये बल कहाँ लगेगा, तो आंसर है ये बल लगेगा ए सी की दिशा में, ए सी की दिशा में। ध्यान देना बच्चों, फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो, फोर्स बोलो मेरे बच्चों, फोर्स अदिश राशि या सदिश राशि, किसका वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो, फोर्स का। फोर्स कौन सी राशि बच्चों, सदिश राशि। किसी भी सदिश राशि का जब मान ज्ञात करते हो तो सूत्र में चिन्ह छोड़ देते हैं, सूत्र में क्या करते हैं मेरे बच्चों, चिन्ह छोड़ देते हैं। किसी भी सदिश राशि का जब मान ज्ञात करते हैं तो सूत्र में क्या करेंगे, चिन्ह छोड़ देंगे, केवल राशियों का क्या लिखेंगे, मान, यानी केवल क्या लिखेंगे, परिमाण, यानी केवल क्या लिखेंगे, धनात्मक मान, है ना। चिन्ह डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट से मेरे भाई अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो देखो भाई सी ए पर कितना फोर्स लगाएगा, ठीक है, तो फार्मूला होता है के गुणा दोनों आवेशों का गुणनफल, ठीक है। तो पहला जो चार्ज है वो ए वाला है, कितना है क्यू, दूसरा जो चार्ज है वो सी वाला है, कितना है माइनस क्यू, लेकिन माइनस क्यू नहीं लिखना, Q1 गुणा Q2, Q1 का मान क्या लिखना है Q, Q2 का मान भी क्या लिखना है Q, चिन्ह छोड़ देना है, केवल धनात्मक मान लिखने हैं। तो Q गुणा Q स्क्वायर आ जाएगा और बट्टे में क्या आ गया L स्क्वायर। अब देखो बच्चों ए वाला है पॉजिटिव और सी वाला है नेगेटिव, बताओ पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन, भाई विजातीय आवेश है, अट्रैक्शन होना है, तो सी जो है वो ए को अपनी ओर खींचेगा, तो ये बल लगेगा ए सी की दिशा में, और इस वाले बल को देखो ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, और ये मेरे बच्चों क्या हो गया आपका F2, क्या हो गया F2, ठीक है। तो देखो 2 बल आ गए भाई, कितने बल आ गए, 2 बल। अब इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ, साफ कर देता हूँ, 2 बल आ गए, देखो कितने बल आ गए मेरे भाई 2। अब आपको चाहिए नेट फोर्स, तो बच्चों थोड़ा सा आपको मैं वेक्टर के बारे में बता देता हूँ बच्चों। ये मान लीजिए आपका कोई पहला वेक्टर है, ठीक है बच्चों, ये आपका कोई दूसरा वेक्टर है, और दोनों के बीच में एंगल कितना है थीटा। तो बच्चों इनका जो रिजल्टेंट होता है ना,
उसका जो मैग्नीट्यूड है वो आपका अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा होता है ना। तो ये वेक्टर अलजेब्रा है भाई। एक वेक्टर ए है जिसका परिमाण कितना है ए, दूसरा है वेक्टर बी जिसका परिमाण कितना है बी, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है बच्चों थीटा। तो इनका जो रिजल्टेंट है वो होता है r बराबर अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। मेरे को चाहिए मेरे बच्चों ए पर नेट फोर्स। क्या चाहिए? ए पर नेट फोर्स। तो इस पे एक फोर्स लग रहा है F1 और दूसरा क्या लग रहा है F2। ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है। मेरे को नेट चाहिए, इसका मतलब दोनों का वेक्टर सब। तो मेरे को दोनों के बीच का एंगल चाहिए, एंगल चाहिए भाई। तो समबाहु त्रिभुज है ना, और समबाहु त्रिभुज के लिए जानते हो बच्चा, इसका जो हर एक एंगल होती है उसका मान 60 डिग्री होता है। तो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। ये सारा कितना होता है मेरे भाई? 180। ये कितना है? 60। तो बच्चों ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल जो दोनों फोर्स के बीच का है वो कितना रह गया? 120 डिग्री। बताओ एंगल समझ में आया कि नहीं आया भाई? अरे फिर सुन लो भाई ध्यान से। समबाहु त्रिभुज का हर एंगल 60 डिग्री का होता है। तो ये 60, ये 60, ये 60। अब तेरे को क्या चाहिए? तेरे को चाहिए देख F1 और F2 के बीच का एंगल, है ना। तो ये सारा एंगल तो होता है 180, है ना। ये एंगल कितना है? 60। तो रिमेनिंग कितना रह गया? 120। तो जो ये 120 है ये क्या है? F1 और F2 के बीच का एंगल है भाई। बोलो समझ में आया? ठीक है। अब क्या लिखेंगे? अब तो हो गया ये सवाल। अब आप क्या लिखोगे? ए पर नेट बल, या जिसको हम लोग परिणामी बल भी कहते हैं, नेट बल। ए पर नेट बल, इसको एफ ए से लिख दूं भाई, एफ ए से लिख दूं। क्या आएगा? अंडर द रूट क्या आएगा? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2, और मेरे भाई ये आ जाएगा कोस 120 डिग्री, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल तो 120 डिग्री है भाई। ओके, तो यहां से क्या आया? एफ ए इज इक्वल टू अंडर द रूट F1 ये रहा, क्या है बताओ? के क्यू स्क्वायर और बट्टे में क्या है? एल स्क्वायर, और इसका क्या करना है? वर्ग। इसके बाद F2 स्क्वायर है ना भाई, ये लो भाई F2 स्क्वायर, और इसका क्या करना है? वर्ग प्लस 2 F1 गुणा F2, ये लो भाई F1, और सेम यही F2 है। देखो जो वैल्यू F1 का है वही वैल्यू किसका है? F2 का। तो F1 गुणा F2 करोगे तो इसका भी क्या आ जाएगा? वर्ग। और मेरे बच्चों कोस 120 का मान होता है -1/2। क्या होता है भाई? -1/2। बोलो जानते हो ये बात? -1/2। ठीक है। देखो तो 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। तो ये देखो क्या आ गया? ये आ गया एफ ए इज इक्वल टू, ठीक है। अब प्लस माइनस यहाँ आएगा, माइनस माइनस आएगा, तो ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाना है। तो ये आएगा देखो अंडर द रूट, मैं आपको बता देता हूँ, ये आएगा ये वाला टर्म, और ये माइनस होने का ये वाला टर्म कट जाना है। तो ये आएगा के क्यू स्क्वायर बटा एल स्क्वायर, और इसका क्या आएगा मेरे भाई? वर्ग। और ये आ जाएगा आपके पास एफ ए इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बटा एल स्क्वायर, और ये आपका आंसर आ गया मेरे भाई, ये आंसर आ। तो बच्चों इस ए पर जो नेट फोर्स लगेगा, ए पर बी कितना लगाएगा? तो वो तो F1 लगाएगा भाई। सी कितना लगाएगा? वो तो F2 लगाएगा। नेट कितना लगेगा? तो अध्यारोपण का सिद्धांत है, समूह है कि प्रत्येक आवेश के द्वारा अलग अलग लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर। समूह का पहला लगा रहा है इस पे F1, दूसरा इस पे कितना लगा रहा है? F2, ठीक है। सदिश योग करना है, सदिश योग करना है, तो बच्चों सदिश योग से तो जो रिजल्टेंट है वो आएगा आपके पास इस प्रकार से, और फाइनल रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? के क्यू स्क्वायर बटा एल स्क्वायर, ठीक है। तो प्रत्येक पर निकालना है। तो ए पर आ गया, मैं इसको साफ कर दूं भाई। ए पर आ गया, ए पर पहले तो बी के कारण निकालना, फिर ए पर सी के कारण निकालना। ए पर कितने आ गए? 2, है ना। वेक्टर अलजेब्रा से नेट कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। तो भैया कितना आया? कितना आया मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मेरे भाई। F1 कितना आया? F1 आया आपके पास के क्यू स्क्वायर बटा एल स्क्वायर, ये F1 आया, ठीक है। चलो अब बी पर निकालते हैं भाई।
एक सवाल में देखो 3 सवाल हो गए। अब निकालते हैं बी पर। किस पर भाई? बी पर। चलो बी पर निकालते हैं, है ना। थोड़ा स्पेस कम है अपने पास, साफ कर लेते हैं इसको। इसके बाद ये एग्जांपल भी शानदार एग्जांपल है। एग्जांपल 1.6, पहले 1.7 कर रहे हैं, उसके बाद 1.6 करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं बी पर निकालो, ठीक है। तो लिख देंगे बी पर नेट बल ज्ञात करना, बी पर नेट बल ज्ञात करना, बी पर नेट बल ज्ञात करना। इस बार बी पर निकालना है मेरे भाई। बताओ बी के अलावा इस सिस्टम में कितने चार्ज हैं? तो आप बोलोगे भाई 2 हैं, एक तो आपका ए और दूसरा आपका सी, है ना। तो भाई कैसे निकालोगे? ए बी पर जो बल लगाता है उसको आप F1 बोल दोगे, सी जो लगाता है उसको आप F2 बोल दोगे। तो बी पे तो 2 फोर्स लगने हैं। अरे 2 ही लगने हैं ना। ग्रुप ऑफ चार्ज में बी को छोड़कर कितने चार्ज आपके पास है? 2, ठीक है। तो इस पे कितने फोर्स लगेंगे? 2। नेट चाहिए तो पहले और दूसरे का वेक्टर सम कर दो। हाँ, वेक्टर अलजेब्रा ही आनी चाहिए। वेक्टर अलजेब्रा नहीं आएगी तो बच्चों आपसे ये सवाल नहीं बनने वाला, ठीक है। तो मैं बारी बारी निकाल लेता हूँ। फोर्स ऑन बी, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए इज, बी पे नेट चाहिए तो ए कितना लगाएगा वो निकालना भाई। इसको भी F1 बोल देता हूं। क्या आएगा? के क्यू स्क्वायर बटा एल स्क्वायर, और यहां इसको बोल देता हूं 3 नंबर, और ये वाला बल लगेगा बी ए की दिशा में। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। देखो वो तो कूलॉम का नियम, है ना। 2 आवेशों के मध्य लगने वाला बल F बराबर होता है भाई के, है ना, Q1 गुणा Q2 बटा बीच की दूरी का वर्ग, यानी दोनों आवेशों का गुणनफल, और बीच की दूरी का वर्ग यानी आर स्क्वायर। यहाँ दूरी एल है तो क्या आएगा? एल स्क्वायर। तो देखो बच्चों, बी पर जो चार्ज है वो है Q, ए पर जो चार्ज है Q, तो K गुणा दोनों का गुणनफल करोगे तो Q स्क्वायर आ जाना है। बीच की दूरी एल है तो क्या आ जाना है? एल स्क्वायर। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव से जाती है तो प्रतिकर्षण है। प्रतिकर्षण है तो ये बल लगेगा, ये बल लगेगा कहाँ बच्चों? ए बी की दिशा में, बी की दिशा में नहीं, ए बी की दिशा में, ए से बी की। और इस वाले बल को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, और इसको मैंने मेरे बच्चों बोल दिया F1। क्या बोल दिया मैंने इसको? F1। अब C कितना लगाएगा वो निकाल दो। तो वही बात यहां लिख दो, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी इज, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी इज। हाँ, सी जो बल लगाएगा वो निकाल दो। इसको F2 बोल दो भाई। बोलो बच्चों के दोनों आवेशों का गुणनफल, तो बी पर भी क्यू बैठा है, सी पर भी क्यू बैठा है, दोनों का गुणा करोगे क्यू स्क्वायर आएगा। बी और सी का बीच का दूरी डायग्राम में देखो एल है तो एल स्क्वायर आएगा। इसको बोला मैंने 4 नंबर। बी वाला पॉजिटिव है, सी वाला नेगेटिव है, ये माइनस क्यू है भाई, ये माइनस क्यू है ना। आकर्षण होगा, और आकर्षण होगा तो ये बल कहाँ लगेगा? बी सी की दिशा में। कहाँ लगेगा मेरे भाई? बी सी की दिशा में, है ना। और वो तो मैंने बताया था आपको, है ना। दोनों आवेशों का गुणनफल लोगे तो बी वाला चार्ज है वो भी आप लोगे क्यू, और सी वाला चार्ज है वो माइनस क्यू नहीं लोगे, चिन्ह छोड़ देंगे, केवल क्या लेंगे बच्चों? धनात्मक मान लेंगे। तो क्यू गुणा क्यू क्या बनेगा बच्चों? क्यू स्क्वायर बनेगा। ओके, ये चीज आ गई बीसी की दिशा में, है ना। और बीसी की दिशा में तो इस वाले फोर्स को देखो ऐसे दिखा देंगे। अब तो काम हो गया भाई। बी पर जो चार्ज बैठा है उस पर कितने फोर्स? 2। एक तो क्या लग रहा है? F1, और एक क्या लग रहा है? F2। नेट चाहिए भाई। अब आपको वेक्टर अलजेब्रा तो आना चाहिए, तो आपको दोनों के बीच का एंगल चाहिएगा, आपको दोनों के बीच का एंगल चाहिएगा, एंगल चाहिएगा। एंगल में कोई दिक्कत नहीं है। ये 60 है, टोटल 180 होता है, तो रिमेनिंग कितना बचेगा भाई मेरे? 120 डिग्री। अरे वही तो बता रहा है, यहाँ भी 120, यहाँ भी 120। अब क्या दिक्कत है? अब आप क्या लिखोगे? अब आप लिखोगे सी पर नेट बल। अरे भाई सी पर नेट बल। अब नेट बल में तो कोई प्रॉब्लम आना ही नहीं, इसको एफ सी बोल दूं भाई। अरे बी पर नेट बल, सॉरी बी पर नेट बल, इसको क्या बोल दूं बच्चों? एफ बी। क्या आएगा? अंडर द रूट, और ये आएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 और cos ऑफ 120 डिग्री। चलो वैल्यू रखता हूं। FB बराबर F1 का वैल्यू क्या है भाई मेरे? ये F1 है ना। 3 नंबर से देख लो मेरे भाई, ये आपका क्या है? F1, और इसका वर्ग करना है ना। F2 बच्चों थोड़ा सा ध्यान से देखो आप लोग, F1 और F2, है ना। देखो बच्चों
मैग्नीट्यूड में एक जैसे हैं। जितना F1 है ना, जितना F1 है ना मेरे भाई, उतना ही क्या है F2, ठीक है, प्लस 2 F1 गुणा F2, तो ये मैंने लिखा F1, और F2 भी यही है तो वर्ग आ जाएगा, cos 120 डिग्री का मान -1/2, और वैसे ही सोल्व करोगे तो मेरे भाई FB का मान वही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, KQ²/L²। ये आपका B पर नेट फोर्स आ गया। तो A पर कितना आया भाई, A पर कितना आया, KQ²/L², और B पर भी कितना आ गया, KQ²/L²। जितना A पे लग रहा है ना, उतना ही किस पे लग रहा है, B पे लग रहा है। ओके, ठीक है। अब कौन रह गया मेरे भाई, A रह गया। कौन रह गया, A। अब A पे निकालेंगे, अब A पर निकालेंगे। सेम मेथड होगा भाई, सेम मेथड होगा। बोलो A को छोड़कर कितने और हैं चार्ज, सिस्टम में कितने चार्ज हो रहे हैं, तो आप बोलोगे 2 है भाई। कितने भाई, 2। एक तो कौन, सी पे चाहिए ना, सी पे निकालेंगे नेट, तो सी को छोड़कर 2 रह गए, एक तो ए और एक बी, ठीक है। तो सी पर 2 फोर्स लगने, एक ए लगाएगा एक बी लगाएगा, और वैसे ही नेट निकालेंगे। तो अब आप लोग यहां लिखोगे, अब आप लोग यहां लिखोगे सी पर नेट बल ज्ञात करना। किस पर ज्ञात करना भाई, सी पर। किस पर ज्ञात करना भाई, सी पर। सी पर नेट बल ज्ञात करना, किस पर, सी पर। किस पर भाई, सी पर, ठीक है। सी पर नेट फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सी पर भाई एक तो ए लगाएगा ना, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, फोर्स ऑन सी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए इज, इसको F1 बोल दो भाई, के बोलो सी पे जो चार्ज बैठा है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, Q। ए पर बैठा है वो भी Q, तो दोनों का गुणनफल क्या आएगा, Q²। सी और ए के बीच की दूरी L है, तो क्या आएगा, L²। इसको मैं बोल देता हूं 5 नंबर। और ये वाला बल देखो बच्चों, ए वाला है पॉजिटिव और सी वाला नेगेटिव, अट्रैक्शन होगा, तो ए है ना सी को अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा, तो ये बल कहां लगेगा, सी ए की दिशा में। देखो बच्चों, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये इस नेगेटिव को खींचेगा, तो बल कहां लगेगा, सी से ए की ओर। और इस वाले बल को रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं। हर चार्ज पे 2 बल लगेंगे, ए पर भी 2 लगेंगे, एक ये और एक ये। कौन लगाएगा, बी और सी। बी पर भी 2 लगेंगे, एक ये और एक ये। एक कौन लगाएगा, ए और एक कौन लगेगा, सी। सी पर भी 2 बल लगेंगे, एक कौन लगाएगा, ए और एक कौन लगेगा, बी। ए इधर लगा रहा भाई, ए इधर लगा रहा। अब बी और रह गए, तो आप लोग लिखोगे, देखो, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी इज, ड्यू टू बी इज, इसको F2 बोल दो मेरे भाई, के। सी पर कौन बैठा है, -Q या +Q, -Q। आपको तो मैग्नीट्यूड लेना है, क्या लोगे, Q। बी पर कौन बैठा है भाई, Q, तो Q गुणा Q क्या आएगा, Q², है ना। और सी और बी के बीच का दूरी कितना है मेरे भाई, L, तो इसका क्या कर दोगे, स्क्वायर, और इसको क्या बोल दोगे, 6 नंबर। और देखो बच्चों, सी वाला नेगेटिव है, बी वाला पॉजिटिव है, बी जाती है, अट्रैक्शन होगा, तो बल कहां लगेगा, सी बी की दिशा में। कहां लगेगा, सी बी की दिशा में, तो ये वाला बल इधर लगेगा मेरे भाई। अब देखो, सी पर भी 2 बल है, एक ये और एक ये, लेकिन यहां इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है। देखो बच्चों, ये F1 और ये F2 एंगल कितना, 120। ये F1 और ये F2 एंगल कितना, 120। लेकिन सी के लिए देखो कंडीशन चेंज हो गई, ये आपका F1 और ये आपका F2, एंगल कितना, 60 डिग्री। एंगल कितना, 60 डिग्री, है ना। तो cos 120 नहीं, cos 60 डिग्री आएगा। तब आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे सी पर नेट बल, नेट बल। सी पर नेट बल को FC बोल दो भाई, क्या आएगा, √, क्या आएगा, √, ठीक है। क्या लिखोगे मेरे भाई, F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2, और क्या लिखोगे, cos 60 डिग्री लिखोगे, है ना। देखो बच्चों, ये वाला F1 ये वाला F2 और इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री, है ना। तो यहाँ क्या आएगा, cos 60 डिग्री। चलो मान रख दो भाई, तो FC बराबर √, F1² क्या है भाई, KQ²/L², ठीक है। और इसका वर्ग F2, ये लो भाई F2, फिर इसका वर्ग है तो वर्ग कर दो 2। F1 ये ले भाई F1,
ठीक है। F2B 7 है तो गुणा करोगे तो वर्ग आ जाना है। cos 60 का मान कितना भाई 1/2। cos 60 का मान कितना भाई 1/2। 2 से 2 काट दो, 2 से 2 काटोगे क्या आएगा, क्या आएगा अंडर द रूट। देखो बच्चों ये एक जैसे हैं तो 3 गुणा क्या आ जाएगा k³/L² और इसका क्या है मेरे भाई वर्ग। और यहां से ये आएगा √3। ये देखो बच्चों वर्ग है, फिर इसका वर्गमूल है ना। तो फाइनल क्या आएगा, k³/L²। वर्ग हट जाएगा वर्गमूल से, तो ये आ गया C पर नेट फोर्स। तो A पर देखो ये, B पर देखो ये, जबकि C पर जो नेट फोर्स है वो कितना आया भाई k²/L² और इसके गुणा में बोलो कितना आया √3। कितना आया √3। ये C पर नेट फोर्स। बताओ ये सवाल आपको समझ में आया भाई, आया। तो बच्चों ये बहुत अच्छा एग्जांपल है ना, अध्यारोपण के सिद्धांत पर आधारित। किस पर आधारित है ये अध्यारोपण के सिद्धांत पर आधारित। ठीक है। ए पर निकाला, उसके बाद आपने बी पर निकाला, उसके बाद आपने सी पर निकाला। ठीक है, ओके। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला एग्जांपल। और अगला एग्जांपल आपका कौन है भाई 1.6। ये भी अच्छा सवाल है मेरे बच्चों, यह भी अच्छा सवाल है। एनसीईआरटी की बुक्स है ना मार्केट में आ चुकी है। आप लोग बच्चों किताब लेके आ जाओ, ठीक है। किताब साथ में लेकर बैठा करो जब भी आप क्लास देखते हो। दूसरी बात, आपके पास नोटबुक और पेन होना चाहिए, ठीक है। और आप लोगों को नोट्स जो है वो साथ साथ बनाने हैं, ठीक है। चलो एग्जांपल देखते हैं 1.6 और इसका सॉल्यूशन देखते हैं, है ना। इस एग्जांपल में एक डायग्राम भी दिया हुआ है, जगह नहीं था तो मैंने डायग्राम बनाया नहीं, अब सॉल्यूशन में बना दूंगा मैं डायग्राम। इसका जो सॉल्यूशन करवाऊंगा ना आप लोगों को, उसमें मैं डायग्राम बना दूंगा। क्या है भाई एग्जांपल, कहता है तीन आवेश, पहला है Q1, दूसरा है Q2, तीसरा है Q3 पर विचार कीजिए, ठीक है। पर विचार कीजिए जिसमें प्रत्येक Q के बराबर है, यानी जो Q1 है मेरे भाई वो भी कितना है Q, ये भी कितना है Q और ये भी कितना है Q, प्रत्येक Q के बराबर है भाई। और L भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है और उसके शीर्षों पर स्थित है। तो आपके एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया हुआ कुछ ऐसा है, समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है मेरे भाई ऐसे, ये लो समबाहु त्रिभुज बना ली मैंने। या इसको बोला उसने A, इसको उसने बोला है B, इसको उसने बोला है C। यहाँ जो चार्ज है वो Q1 है, Q1 कितना है Q, यहाँ जो चार्ज है वो Q2 है, वो भी कितना है Q, यहाँ जो चार्ज है वो है Q3 और वो भी कितना है मेरे बच्चों Q। इसका जो साइड है वो बोलो कितना है L, ओके। फिर कहता है त्रिभुज के केंद्र पर चित्र में दर्शाए अनुसार स्थित कैपिटल Q पर कितना परिणामी बल लगेगा। यानी ये जो समबाहु त्रिभुज है इसके केंद्र के ऊपर एक चार्ज रखा हुआ है जिसका मान कितना है मेरे बच्चों कैपिटल Q, ठीक है। उस पर आपको क्या चाहिए परिणामी बल। और एक बात और कहता है कि कैपिटल Q जो है ना वो Q का सहजातीय है। सहजातीय होने का मतलब इस बड़े वाले Q को ये यानी तीनों ही क्या करेंगे प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि क्या है मेरे बच्चों सहजातीय केंद्र। चलो केंद्र देखते हैं बच्चों। A से परपेंडिकुलर डाल दो सामने वाली भुजा पे, परपेंडिकुलर डाल दिया परपेंडिकुलर। इसी प्रकार B से परपेंडिकुलर डाल दो सामने वाली भुजा पे, ये देखो। इसी प्रकार C से परपेंडिकुलर डाल दो सामने वाली भुजा पे, ठीक है। और ये तीनों लाइन जहां काटेगी वो इस त्रिभुज का केंद्र होता है। ये क्लास ये चीजें जो है ना वो हम लोग 10 तक पढ़ चुके होते हैं। तो ये इसका होता है केंद्र। और केंद्र को बच्चों में किससे लिख देता हूं यहाँ O से, किससे लिख देता हूं O से, ठीक है। और कहता है कि यहाँ पे जो चार्ज रखा हुआ है वो है कैपिटल Q। तो बच्चों देखो ये शीर्ष है और ये केंद्र है। इस शीर्ष से इस केंद्र की जो दूरी है वो मैं मान लेता हूं कितनी है R। तो बच्चों इस शीर्ष से इस केंद्र की दूरी भी कितनी होगी R। और बच्चों इस शीर्ष से इस केंद्र की दूरी भी बोलो कितनी होगी R। त्रिभुज के शीर्षों से केंद्र की जो दूरी है वो समान होती है बच्चों। तो देखो A से केंद्र O का दूरी R, B से केंद्र O का दूरी R और C से केंद्र O का दूरी R। केंद्र प्राप्त करने का तरीका क्या होता है। वैसे तो डायग्राम दिया हुआ है, बहुत छोटी चीजें हैं, ये तो हम लोग 9th 10th क्लास में पढ़ चुके होते हैं, फिर भी बता देता हूँ। किसी भी ट्राइंगल का जैसे ये ट्राइंगल दिया हुआ है और ये समबाहु त्रिभुज है, आपको इसका केंद्र प्राप्त करना है। तो केंद्र प्राप्त करने का तरीका होता है बच्चों इसके शीर्षों से सामने वाली भुजा पर परपेंडिकुलर डाल दो, परपेंडिकुलर डाल दो 90 डिग्री।
अब इससे भी परपेंडिकुलर डालो भाई, बी से भी परपेंडिकुलर डालो, ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, परपेंडिकुलर डालो। अब इससे भी परपेंडिकुलर डाल दो, ठीक है, तीनों एक जगह पर काटते हैं बच्चों, ये इसका होता है केंद्रक। क्या होता है बच्चों? केंद्रक, ठीक है। और शीर्ष से केंद्र की दूरी क्या होती है? एक समान। अब आपको एक बात और बता देता हूं बच्चों, शीर्ष से केंद्र की दूरी, जिसको मैंने किससे लिखा है? आर से। किससे लिखा है? आर से। इसका मान होता है भुजा बाई √3। ट्रिग्नोमेट्री से भी आप निकाल सकते हो, कि किसी बच्चे को प्रॉब्लम आए तो वो मेरे को मैसेज के थ्रू भेज देगा और मैं उसको बता दूंगा कि ये भुजा बाई √3 कैसे आता है। हमें भाई ये कोई साइड बाइट थोड़ी निकालनी है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है ये तो, है ना। भुजा बाई √3 होता है भाई, भुजा बाई √3 होता है। हमें तो इस पे नेट फोर्स चाहिए, क्यू पर क्या चाहिए भाई? नेट फोर्स। तो आर बराबर क्या होता है? भुजा बाई √3। तो यहाँ आर बराबर मेरे बच्चों क्या होगा? भुजा इसकी कितनी दी हुई है? एल, और बट्टा में क्या आएगा? √3। क्या आएगा? √3। चलो अब सवाल हल करते हैं। क्या चाहिए मेरे बच्चों? आपको चाहिए कैपिटल क्यू पर, क्या चाहिए? कैपिटल क्यू पर परिणामी बल, ठीक है। पानी पी लेता हूं मैं। कैपिटल क्यू पर क्या चाहिए बच्चों? परिणामी बल। चलो एक बात बताओ भाई, कैपिटल क्यू को छोड़कर सिस्टम में कितने चार्ज और बैठे हैं? तो आप बोलोगे सर 3 बैठे हैं, एक तो ए पर बैठा है, एक बी पे बैठा है और एक सी पे बैठा है। तो भाई वो ये धारोपण का सिद्धांत है, इस पे तो 3 फोर्स लगेंगे। एक कौन लगाएगा? एक ए लगाएगा, दूसरा कौन लगाएगा? बी लगाएगा, तीसरा कौन लगाएगा? सी लगाएगा। इस पे 3 फोर्स लगने, तीनों निकाल लो भाई और तीनों का वेक्टर सम कर दो, नेट फोर्स आ जाएगा। तीनों का वेक्टर सम कर दो, नेट फोर्स आ जाएगा। यही तरीका है, समझ में आया आपको? भाई इस पे आपको नेट फोर्स चाहिए, तो सबसे पहले इस पे कितने अलग अलग बल लग रहे हैं वो निकाल लो। एक ए लगाएगा वो निकाल लो, एक बी लगाएगा वो निकाल लो, एक सी लगाएगा वो निकाल लो। नेट चाहिए तीनों का वेक्टर सम कर दो, सिंपल सी बात, ठीक है। तो आपको कैपिटल क्यू पर नेट फोर्स चाहिए। क्या चाहिए? कैपिटल क्यू पर नेट फोर्स। तो आप क्या लिखोगे? फोर्स ऑन कैपिटल क्यू ड्यू टू ए इज, जो ए लगाएगा कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। क्या बोल दूं इसको? F1 बोल दूं, क्या आएगा? K, दोनों आवेशों का गुणनफल, है ना। जो बच्चों O पर बैठा है वो है बड़ा Q, और जो A पर बैठा है वो है छोटा Q। तो ये आएगा Q, और बट्टा में बोलो क्या आ रहा है बच्चों? यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? R। तो आप क्या लिख दोगे? R², जहां R आपका है L/√3। और इस क्रम में यदि आप लिखना चाहो तो ये कितना आ जाएगा मेरे भाई? ये इसका वर्ग कर दोगे ना, तो वर्ग करोगे तो ये आएगा 3K बड़ा Q छोटा Q, और बट्टा में बोलो मेरे बच्चों क्या आ जाएगा? L²। ये आ गया आपका F1, ये F1। और ये कहां लगेगा? तो ये लगेगा बच्चों AO की दिशा में। सजाती है भाई, सजाती है। तो छोटा Q जो है ना, वो अपने जैसे बड़े Q को धक्का मारेगा, तो कहां लगेगा? A से OQ, और A से OQ लगेगा। तो इस वाले फोर्स को दिखाऊंगा मैं इस प्रकार से, और इसको मैंने मेरे बच्चों बोल दिया F1। तो ये पहला फोर्स आ गया F1, ठीक है। अब B जो लगाएगा वो निकाल ले। तो मैं यहां से लिखने जा रहा हूं, फोर्स ऑन कैपिटल Q ड्यू टू B इज, B जो लगाएगा, F2 बोल दो इसको, F2 बोल दो, क्या होगा? K, है ना। तो बच्चों इस पर ये दो बल लगाएगा, यहां बैठा है बड़ा Q, यहां बैठा है छोटा Q, तो दोनों का गुणनफल, और बीच की दूरी का वर्ग, और बीच की दूरी वही है R, तो R²। R का मान भाई ये है, तो ये आएगा 3, और K Q, और बट्टे में क्या आएगा मेरे भाई? L², और इसको मैंने बोल दिया दोनों। अब C हो रहेगा भाई, C हो रहेगा तो लिखेंगे अपन फोर्स ऑन कैपिटल Q ड्यू टू C इज, इसको F3 बोल दो भाई, इसको क्या बोल दो? F3। चलो ये F2 का डायरेक्शन बताना मेरे, है ना। B है ना O को, है ना, सजाती है तो इधर धकेलेगा, तो इसका जो डायरेक्शन है वो भी क्या आएगा? BO की दिशा में। अरे भाई ये डायरेक्शन समझ में आ रहे हैं आपको? डायरेक्शन समझ में आ रहा है मेरे बच्चों? BO की दिशा में, ठीक है। अब F3, फोर्स ऑन बड़ा Q ड्यू टू C, है ना। तो ये बड़ा Q है और ये C है, ये C इस पर कितना बल लगेगा? तो वही बात है भाई K, ये देखो बच्चों दोनों आवेशों का गुणनफल, बीच की दूरी का वर्ग, शीर्ष से केंद्र की दूरी तो R है, और R का मान आप जानते ही हो। तो ये आपके पास आ जाएगा ये,
ये आपके पास आ जाएगा ये, इसको बोला बच्चों मैंने 3 नंबर। अब यदि F2 को डायग्राम में दिखाऊं तो बच्चों F2 तो लगेगा इधर, ये इधर लगेगा, देखो इधर लगेगा, है ना। F2 जो कौन लगा रहा है, B लगा रहा है, B इसको देखो इधर धक्का मारेगा तो ये लगेगा F2। F3 को दिखा रहा है तो F3 कौन है, जो C लगा रहा है, C देखो इधर धक्का मारेगा तो ये बोलो आपका क्या लगेगा F3, ये आपका क्या लगेगा F3। ये देखो मतलब 3 नंबर आ गए, F1 लग रहा है नीचे, F2 लग रहा है इधर और F3 लग रहा है इधर, तो बड़े के ऊपर 3 नंबर लगेंगे। ओके, ये तो अलग अलग निकाल लिए भाई, आवेशों के समूह के कारण, किसके कारण बच्चों, आवेशों के समूह के कारण, ठीक है। ओ पर अलग अलग बल निकाल लिए। अब आपको नेट फोर्स चाहिए, क्या चाहिए मेरे बच्चों, नेट फोर्स, क्या चाहिए, नेट फोर्स। तो तीनों का क्या कर दो भाई, सदिश योग। अब आपको सदिश योग करना आना चाहिए, क्या आना चाहिए, सदिश योग करना आना चाहिए। बच्चों एक चीज बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनना, ये वाला जो आपका एंगल है ना, ये वाला जो आपका एंगल है, ये वाला जो आपका एंगल है, ये बनेगा 120 डिग्री। कितना बढ़ेगा मेरे बच्चों, 120 डिग्री। क्यों बढ़ेगा आपको समझाता हूँ, देखिए क्यों बढ़ेगा आपको यहां बता देता हूँ, यहां बता देता हूँ। छोटी सी कैलकुलेशन है, आपको याद रखना चाहिए भाई। समबाहु त्रिभुज है, ये कोण कितना होता है मेरे बच्चों, 60 डिग्री। ये कितना होता है, 60 डिग्री। और ये वाला कोण है, ये भी कितना होता है, 60 डिग्री। ठीक है, केंद्रक सामने वाली भुजा पे परपेंडिकुलर, इधर सामने वाली भुजा पे परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री होता है भाई, और सामने वाली भुजा पे परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री होता है, और ये आपका होता है केंद्रक, जिसको आपने क्या बोला हुआ है O। अब देखो बच्चों, ये एंगल आपका कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, तो ये देखो आपने सामने वाली भुजा पे परपेंडिकुलर खींचा है, तो ये लाइन इस एंगल को, है ना, दो बराबर हिस्सों में तोड़ रही है ना, तो ये 60 है, तो ये बोलो ये इतना एंगल कितना बचेगा मेरे बच्चों, 30 डिग्री। और ये वाला बोलो कितना बचेगा, 30 डिग्री। ध्यान से सुनना। अब एक ये वाला ट्राइंगल पकड़ लो, ये वाला ट्राइंगल पकड़ लो, तो ये वाला ट्राइंगल, ये है 30 और ये 90 है। मैंने कहा था परपेंडिकुलर, ये 90 है। 90 प्लस 30 कितना बच्चों, कितना, 120। अरे कितना, 120, है ना। और तीनों जो कोण है उनका जो सम है वो आपका होता है 180 डिग्री। तो 120 तो ये हो गया, इसका मतलब ये जो है वो कितना बचा आपका, 60 डिग्री। तो देखो बच्चों, ये वाला एंगल 60 डिग्री, ये जो आपका ट्राइंगल बनता है इसमें ये एंगल 90, ये 30 और ये 60 डिग्री। तो ये वाला जो ट्राइंगल है वो देखो ऐसे बन रहा है, यहाँ यहाँ। तो ये 30, ये 90 और ये 60। अब ये 60 है तो इधर वाला जो ट्राइंगल है इसमें इधर वाला भी कितना होगा, 60। तो 60 प्लस 60 ये सारा कितना हो गया, 120। अरे मेरे भाई ये 60 है, तो ये इधर ये भी कितना आएगा, 60। तो ये सारा कितना आ जाएगा, ये सारा कितना आ जाएगा, तो ये सारा आ जाएगा मेरे भाई 120 डिग्री। तो ये सारा एंगल कितना है, 120 डिग्री। कितना है मेरे भाई, 120 डिग्री। बताओ आपको समझ में है कि नहीं है। ओके, अब देखो 3 फोर्स है, तो नेट का मतलब तीनों का योग, तो दो को जोड़ दें। पहले जोड़ेंगे F2 और F3। तो मैं भाई बड़े के ऊपर नेट नहीं निकाल रहा, मैं F2 और F3 का रिजल्टेंट निकाल रहा हूं। तो मैं लिखने जा रहा हूं F2 तथा F3 का रिजल्टेंट, यानी परिणामी निम्न होगा। किसका मेरे बच्चों, F2 और F3। चलो मैं एक काम और कर देता हूं, ये जगह मैं काम में लूंगा। जो आपका F1 है उसको मैं कहां लिखूं, F1 है उसको मैं कहां लिखूं, इसकी मेरे को जरूरत नहीं पड़ने वाली। ठीक है, तो बच्चों मैं क्या काम करता हूं, मैं F1 को यहां लिख देता हूं यार। F1 कितना है भाई, F1 कितना है मेरे बच्चों, ये मेरा है 3K बड़ा Q छोटा Q और बट्टे में L²। ये तो मेरा है F1। ठीक है, F2 कितना है बच्चों, 3K बड़ा Q छोटा Q और ये आपका है L²। F1 और F2 मैंने यहां लिख दी, इसको हटा देता हूं, ये स्पेस में काम में ले लूंगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं। और आप चाहो तो F3 को भी लिख दो, चाहे क्या दिक्कत आता है। F3 को भी लिख दो भाई, F3 को भी लिख दो। F3 कितना है, 3K Q और बट्टा में क्या है, L²। 3 बाद में इसको घटा देंगे। ठीक है, अलग लिख दिया। चलो अब देखते हैं F2 और F3 का परिणाम। अरे भाई पहला वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, बीच का एंगल 120 डिग्री है। तो क्या दिक्कत है, फार्मूला है ना आपके पास, R बराबर अंडर द रूट A² + B² + 2AB cos θ। अरे फार्मूला तो वही है भाई, इसको F डैश बोल दो, F डैश बोल दो। क्या आएगा, अंडर द रूट, क्या आएगा बच्चों, F2² प्लस क्या आएगा, F3² प्लस 2 क्या आएगा, F2 F3
F2 और यहाँ क्या आएगा बच्चों F3 और cos बोलो मेरे बच्चों कितना आएगा 120 डिग्री। ये एंगल कितना है 120 डिग्री। चलो वैल्यू रख देते हैं। तो F डैश बराबर कितना आएगा, F डैश बराबर कितना आएगा, F डैश बराबर कितना आएगा भाई मान रख दो, मान रख दो F2 और F3। ये रहा F2 और ये रहा F3 कितना है 3 क्या है बच्चों K Q Q और बट्टे में क्या है L स्क्वायर और इसका क्या करना है वर्ग प्लस F3 भी इतना ही है। ये लो बच्चों मैंने F3 लिखा और इसका भी क्या करना है वर्ग प्लस 2F1 F2 2F1 सॉरी F2 F3। तो ये देखो बच्चों F2 गुणा F3 भी सेम यही है, जो F2 है वही F3 है जिसका वर्ग आ जाएगा। और cos 120 डिग्री और cos 120 डिग्री का मान मेरे बच्चों क्या होता है -1/2। तो 2 से 2 बोलो कट जाएगा, प्लस माइनस यहाँ चिन्ह क्या आ जाएगा माइनस का। तो देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है, तो ये आपका कट जाना है और ये कट जाना है। तो मेरे बच्चों F डैश कितना आएगा, F डैश आएगा अंडर द रूट। सभी कर लेना है इसको, बड़ा सिंपल है 3। थोड़ा दिमाग है ना, आप लोगों को भी लगाना है भाई, एकदम कॉपी नहीं करनी। ये देखो बच्चों इसका वर्ग और वर्ग का वर्गमूल लेना है भाई, वर्ग का वर्गमूल लेना है तो क्या आएगा देखो रूट सॉरी हट जाएगा ना वर्ग, ये आएगा 3 K Q और बट्टा में क्या आएगा L स्क्वायर और इसको मैंने बोल दिया बच्चों समीकरण नंबर 4। ये आ गया F डैश। तो F2 और F3 का जो रिजल्टेंट है वो F डैश है और ये F डैश है ना वो इधर लगेगा पहले बच्चों, इधर लगेगा। अब देखो इस बड़े क्यू पे दो फोर्स हो गए, एक तो F1 और एक बच्चों F1 डैश। अब आप लोग शायद ये जानना चाह रहे होंगे कि F डैश इसके अपोजिट क्यों लगेगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो वो तो निकालते हैं डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन निकाल देते हैं। मैग्नीट्यूड तो आ गया, तो यहां मैं लिख रहा हूं F डैश का डायरेक्शन, F डैश का डायरेक्शन। देखो तो डायरेक्शन का फार्मूला वेक्टर अलजेब्रा में होता है tan अल्फा बराबर क्या होता है b sin थीटा बटा a प्लस b cos थीटा। ये होता है क्या होता है भाई b sin थीटा बटा a प्लस b cos थीटा। यहां देखो बच्चों b का मतलब तो क्या है, b का a का मतलब क्या है F2 और b का मतलब क्या है F3। सीधी सी बात है, पहला वेक्टर आपका F2 है, दूसरा वेक्टर आपका F3, सिंपल सी बात है। तो यहां क्या आएगा, यहां आएगा देखो tan अल्फा बराबर, देखो मैं लिख रहा हूं F2 sin थीटा बटा F3 sin थीटा बटा F2 प्लस F3 cos थीटा। ये आ जाएगा, यहां भी है तो यहां भी, यहां F3 है तो यहां क्या आएगा F3। तो ये बन गए। चलो इसको आगे लिख लेते हैं, इसको आगे लिख लेते हैं। F डैश का वैल्यू ये आ गया भाई, F डैश का वैल्यू ये आ गया है ना। यहां इसको लिख लेते हैं, चलो ये हटा देता हूं। तो क्या आएगा देखो, क्या आएगा देखो, ये आएगा देखो tan अल्फा इज इक्वल टू F3 sin थीटा। F3 तो ये रहा, F3 तो ये रहा, क्या है बोलो 3K बड़ा Q छोटा Q और बट्टा में क्या है L स्क्वायर और गुणा में साइन थीटा, थीटा होता है दोनों के बीच का एंगल और वो कितना है बच्चों 120 डिग्री डिवाइडेड बाय F2 प्लस F3 cos थीटा। F2 कितना है ये लो भाई, ये लो प्लस F3 कितना है ये लो और cos 120 डिग्री। ये चीज आ गई। यहां देखो क्या आएगा, यहां आएगा tan अल्फा बराबर, देखो मेरे बच्चों ये चीज कॉमन है तो ये तो कट जानी है। ऊपर क्या बचेगा आपके पास, ऊपर बचेगा साइन 120 डिग्री और नीचे बचेगा 1 प्लस cos 120 डिग्री। ये चीज बचनी है। सिंपल सी बात है भाई, सिंपल सी बात है ना। F डैश ये ध्यान रखना, सिंपल सी बात है। तो यहां से देखो क्या आएगा, यहां से आएगा बच्चों tan अल्फा बराबर साइन 120 का मान कितना होता है मेरे बच्चों, साइन 120 का मान कितना होता है, तो आंसर है 1/2 1 माइनस cos 120 का मान कितना होता है भाई, cos 120 का मान कितना होता है, cos 120 का मान कितना होता है,
तो यहां पर भी आप क्या बोलोगे, यहां पर भी क्या बोलोगे, देखो बच्चों ये सारा एंगल आपका 120 डिग्री है, ठीक है। तो साइन 120 का मान, साइन देखो आप क्या लिख सकते हो 90 प्लस 30, है ना। और एक मिनट साइन 120 का मान लिखते हैं भाई, साइन 120 का मान लिखते हैं, साइन 120 का मान, साइन 120 का मान कहां निकाले, यहां निकाल लेते हैं। साइन 120 का मतलब होता है बच्चों साइन 120 डिग्री इक्वल टू साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है। 90 है तो बोलो क्या आ जाएगा कोस, है ना, सेकंड में आपका साइन प्लस का होता है और ये आ जाएगा 30 डिग्री। अब कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, कितना होता है √3/2। तो साइन 120 डिग्री का मान होता है बच्चों √3/2, 1 प्लस, और कोस 120 डिग्री का मान होता है -1/2, ठीक है बच्चों। तो यहां से ये क्या आएगा, यहां से ये क्या आएगा, यहां से बच्चों ये आपको मिलेगा, देखो tan अल्फा बराबर, ठीक है, tan अल्फा बराबर ये मिलेगा √3/2 और बट्टा में क्या मिलेगा 1/2, एक में से 1/2 घटाओगे 1/2 आ जाएगा, और यहां से आपको मिलेगा tan अल्फा बराबर क्या मिलेगा √3। तो बच्चों अल्फा बराबर क्या मिलेगा tan इनवर्स √3, और tan इनवर्स √3 का मतलब बोलो बच्चों एंगल कितना है आपका 60 डिग्री, तो अल्फा 60 डिग्री रहेगा। अल्फा क्या होता है, अल्फा क्या होता है, रिजल्टेंट के द्वारा ए के साथ बनाया गया कोण। रिजल्टेंट कौन है बच्चों, यहाँ रिजल्टेंट कौन है, यहाँ एफ डैश, ये देखो एफ डैश, ए का मतलब चाहे तो आप F2 मान लो या F3 मान लो, एंगल कितना आ रहा है बच्चों 60 डिग्री, तो ये सारा 120 होता है। तो 60 डिग्री का मतलब ये बल कहाँ लगेगा, O से A की ओर, O से A की ओर, तो ये किसका डायरेक्शन आ गया, बोलो F डैश का डायरेक्शन आ गया। बताओ आपको ये डायरेक्शन समझ में है कि नहीं है, बोलो डायरेक्शन समझ में है कि नहीं है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए फार्मूला है tan अल्फा बराबर b sin थीटा बटा a प्लस b cos थीटा, और यहां से यदि आप डायरेक्शन निकालोगे तो एंगल आएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब ये वाला फोर्स कहां लगेगा, ऊपर की ओर, कहां लगेगा ऊपर की ओर। ओके चलो वापस सवाल पे आते हैं। अब आपको तो Q पे नेट फोर्स चाहिए, तो बच्चों आप क्या लिखोगे, Q पर नेट बल, Q पर नेट बल, इसको आप क्या बोल दो F नेट, बोलो क्या होगा, तो आंसर ये होगा बच्चों F डैश माइनस F1। क्यों होगा, क्योंकि देखो बच्चों Q पर अब दो बल बच गए, एक बल कहां लग रहा है नीचे की ओर F1, और एक बल बोलो कहां लग रहा है ऊपर की ओर, बोलो कितना F डैश। बोलो बच्चों थीटा कितना है 180 डिग्री, थीटा कितना है 180 डिग्री, आपको याद है ना, R बराबर अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बच्चों यदि थीटा 0 डिग्री होता है, थीटा यदि 0 डिग्री होता है, R बराबर क्या होता है मेरे भाई a प्लस b। थीटा 90 डिग्री होता है, R बराबर क्या होता है अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और मेरे बच्चों थीटा यदि 180 डिग्री होता है, कितना होता है 180 डिग्री, कितना होता है 180 डिग्री, R बराबर क्या होता है a माइनस b, क्या होता है a माइनस b। तो F नेट बराबर क्या आएगा F डैश माइनस F1। तो देखो बच्चों F नेट बराबर F डैश देखो ये रहा, बोलो क्या है 3K बड़ा Q छोटा Q, और बट्टे में क्या है L स्क्वायर माइनस F1, और F1 देखो बच्चों ये रहा, बोलो क्या है 3K Q और बट्टा में क्या है L स्क्वायर, एक जैसे हैं, तो F नेट बोलो कितना आ गया 0। बोलो बच्चों F नेट कितना आ गया 0, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी इस पर नेट फोर्स नहीं लगेगा, ये कहीं नहीं जाएगा, यहीं पड़ा रहेगा। ये तीनों चार इस प्रकार से एडजस्ट करेंगे फोर्स को कि नेट 0 आ जाएगा। देखो बच्चों A ने बल लगाया नीचे की और B ने इधर लगाया, C ने इधर लगाया, इसका रिजल्टेंट ऊपर आ गया, इसका मैग्नीट्यूड देखो ये रहा, ठीक है। नेट फोर्स चाहिए, एक ऊपर लग रहा है एक नीचे लग रहा है, तो A माइनस B से देखो ये आएगा, F डैश और F1 का मान रखा, नेट फोर्स बोलो कितना आएगा 0। यानी जो त्रिभुज के केंद्र पर दी गई जो प्रॉब्लम है उसमें यदि कैपिटल Q चार्ज रख दोगे तो उसमें नेट फोर्स कितना बनने वाला है 0 बनने वाला है, ठीक है। तो ये आपका था एग्जांपल 1.6। ओके, तो बच्चों कूलॉम बल के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत, है ना, यहां तक के जो टॉपिक हैं वो हम लोगों ने पहले की क्लासेस में कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। और ऐप में भी ये जो वीडियोज हैं या लेक्चर्स जो है उनको हमने अपलोड किया हुआ है, ठीक है। यदि आपने इन चीजों को नहीं पढ़ा हुआ है तो मेरा यूट्यूब चैनल है बच्चों फिजिक्स विद कुलदीप सर, आप लोग जानते हैं फिजिक्स विद कुलदीप सर, ये यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब पे इसको सर्च कर लोगे आप फिजिक्स विद कुलदीप सर, है ना। उसमें इससे पहले तक के सारे जो वीडियो है वो अपलोड किए हुए, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, ऐसा करके अपलोड किए हुए 10-11 पार्ट है वो, ठीक है बच्चों।
तो उनको आप पढ़ लोगे। उसके बाद जो कूलाम बल के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत है उस पर आधारित मैंने वहां 2 सवाल भी करवाए हुए हैं, और ये आपके एनसीईआरटी की बुक के एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1.6 और एग्जाम्पल 1.7, ठीक है। और आपको इसका जो सोल्यूशन है वो अपनी नोटबुक में भी नोट करना है, ठीक है। अब हमारी जो कल की क्लास होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। चैप्टर का नाम क्या था बच्चों? विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। क्या नाम था? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं और बहुत शानदार टॉपिक है। तो प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है उसको हम यहीं कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू।